अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप टर्किश की सिटीज़नशिप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि तुर्की का वीज़ा लेने के बाद हम तुर्की की सिटीज़नशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप तुर्किश की सिटीज़नशिप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली तरीका ये होता है कि तुर्की की सिटीज़नशिप आपने अगर अप्लाई करनी है तो उसका पहला पॉइंट ये है कि आप तुर्की में जाके आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, $2.5 लाख की आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं और आपको विदिन 4 मंथ्स टाइम आपको तुर्की सिटीज़नशिप जो है वो मिल जाती है। दूसरा तरीका, आप जाके प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं कोई भी वैल्यू की। ठीक है, मतलब $20,000 की भी हो सकती है, $30,000 की, $40,000 की, $50,000 की, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, यानी वो वैल्यू जो है वो $2.5 लाख से कम है। तो उसमें ये होता है कि आपको 2 साल का टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड जो है वो आपको इशू होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ रियल एस्टेट। उसके बाद 2 साल के बाद आपका कार्ड वो रिन्यू हो जाता है, तो 3 साल का आपको वो मिल जाता है। उसके बाद आपको जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं तुर्किश सिटीज़नशिप के लिए। ठीक है, तो यानी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं को एनी वैल्यू, तो आप 5 साल के बाद आप तुर्किश सिटीज़नशिप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर आप तुर्की में रह के जाते हैं, आप वहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश करें। ठीक है, आपने फिर 5 तुर्किश एम्प्लॉयज़ जो है वो आपने हायर करने हैं। ठीक है, 5 तुर्किश एम्प्लॉयज़ को आपने हायर करना है और उनकी आपने सोशल सिक्योरिटी जो है वो आपने हर महीने आपने पे करें, जो कि 1000 लीरा के तकरीबन बराबर है। यानी 5 एम्प्लॉयज़ हैं तो यानी 5000 लीरा हर महीने आपने उन 5 एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी पे करनी है। और आपको जब आप कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं तो आपको ब्लू कार्ड मिलता है, यानी वो वर्क परमिट कार्ड हो जिसको तुर्किश कार्ड भी कहा जाता है। तो इसलिए वो फिर आपको शुरू में आपको 1 साल का कार्ड इश्यू होगा। तो आपको जो सोशल सिक्योरिटी है वो आप शुरू से पे करना शुरू करते हैं और फिर आपका वो कार्ड हर साल ना वो आपका कार्ड जो है वो रिन्यू होता रहता है। ठीक है, जो इस तरह आपको जब आपके 5 साल हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो जो है आप तुर्किश सिटीज़नशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। चौथा तरीका ये है कि अगर आप वहाँ पे किसी तुर्किश लड़की से आप शादी कर लेते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको 3 साल के बाद आपको पासपोर्ट जो है वो आपको मिल जाता है, तुर्किश सिटीज़नशिप जो है वो मिल जाती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो वो आपने कैसे ख़रीदनी है। अच्छा, प्रॉपर्टी जब आप जाते हैं तुर्की, ठीक है, तो आप बहुत सारे आपको रियल एस्टेट एजेंट्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप उनके पास जाते हैं, आप उनके पास जाके आपको वो घर दिखाएंगे, तो आप उनसे घर देख के उनसे आप डील कर सकते हैं, उनसे प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप मुख्तलिफ़ बिल्डिंग्स आप उनमें चले जाएँ। वहाँ पे हर बिल्डिंग के कोई ना कोई बिल्डर्स होते हैं, मौजूद होते हैं। वो जो बिल्डर्स होते हैं वही उनका प्रोजेक्ट होता है और उन्होंने वो बिल्डिंग्स बनाई होती है। अच्छा, बिल्डर से अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि वो अपनी कमीशन चार्ज नहीं करते। ठीक है, जबकि रियल एस्टेट एजेंट जो होता है वो अपनी कमीशन जो है वो चार्ज करेगा आपसे। ठीक है ना, वो अपनी मतलब 10% कमीशन ले या 5% ले, वो जितना भी ले। ठीक है, तो ये इसमें फ़र्क होता है। तो अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप को मौका मिले तो आप कोशिश करें कि आप बिल्डर से ही घर ख़रीदें। ठीक है, तो और एक ये तरीका हो गया। तो बाकी दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप रियल एस्टेट एजेंट के पास चले जाएँ, वो आपको गाइड कर देंगे, तो वो आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाएँगे। उसके बाद आप डिसाइड कर लें आपने कौन सी ख़रीदनी है। उसके बाद जब आप प्रॉपर्टी डिसाइड कर देते हैं, आप वहाँ जाके, जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि आप जाके टोकन दे देते हैं, उधर भी जाके आप टोकन देते हैं। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आप उनको कहें कि आप मैं इंग्लिश में भी चाहिए, क्योंकि वो तुर्किश में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप उसे कहें कि वो तुर्किश में बनाएं, लेकिन आपको वो इंग्लिश में भी कॉन्ट्रैक्ट दें। ठीक है, इंग्लिश में वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे आपको, आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ठीक है ना, क्योंकि अक्सर इस सब बॉल में क्या होता है कि काफ़ी लोग फ्रॉड भी करते हैं, तो इसलिए आप लोग को मैं कहूँगा कि आप लोग इस चीज़ से एहतियात करें। ठीक है ना, क्योंकि फ्रॉड तो जैसा हमारे मुल्क में पाकिस्तान में भी होता है, तो इसलिए वहाँ पे भी ऐसे है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो भी कोई भी साइन करें तो उसको आप लाजमी पढ़ लें। ठीक है, कि मैं क्या साइन कर रहा हूँ, और उसमें मतलब कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी ना हो जो कि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया,
उसके बाद क्या होता है कि आप रिमेनिंग जो है पेमेंट जो है वो उनको करते हैं। उसके बाद जो आपका जो टाइटल डीड होती है, जिसको वहाँ पे टापू कहा जाता है, तो आपका वो टापू जो है वो तकरीबन 2 से 3 दिन में आपका टापू जो है आपका रेडी हो जाता है। ठीक है, आपका टापू रेडी हो गया तो उसके बाद जो है वो आप जो है वो अगर आपने 2.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपकी वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने मतलब प्रॉपर्टी इन एनी वैल्यू यानी 2.5 लाख से कम की खरीदी है तो आपका जो है वो रेजिडेंस परमिट जब वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका रेजिडेंस परमिट अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप वहाँ पे तुर्किश में लीगली तौर पर रह सकते हैं। अच्छा, ये बात बताते चलूँ आपको कि आप जो है अगर आप 2.5 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसकी एक कंडीशन है कि आप जो है वो प्रॉपर्टी 3 साल से पहले उसको आप सेल नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको रेंट पे दे सकते हैं लेकिन आप उसको प्रॉपर्टी को 3 साल से पहले आप को प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को आप सेल नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी अगर आपने 3 साल से पहले सेल कर दी तो आप जो अपना सिटीजनशिप का जो स्टेटस है वो आप लूज़ कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ पे ख़ास ख्याल रखें। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे अक्सर तुर्की में क्या होता है कि जो लैंग्वेज का इशू है थोड़ा सा, ठीक है, तो अगर आप अगर आपका कोई जानने वाला है उसको साथ ले जाते हैं तो वो आपको टर्किश में इंटरप्रेट करके वो आपको बता देगा कि वो लोग क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही वहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं जिनको इंग्लिश आती है तो वो वहाँ पे आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको कुछ चीज़ ना समझ आई हो तो आप बेशक मुझसे पूछें, मुझे मैसेज करें, तो मैं आपको हर स्टेप पे मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें यह है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, ताकि हमारे पास आपके पास अप टू डेट वीडियो जो है वो आप पहुँचती रहें। क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके पास अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो है आपको पहुँचाते रहें। ठीक है, तो और अब आज दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि तुर्की के वीज़े ओपन है। ठीक है, इवन के कोविड चल रहा है लेकिन तुर्की के वीज़े ओपन है तो आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी है, 99% वीज़ा रेशियो है। बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो, लेकिन अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक ठाक हैं तो आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।